तो आज का हमारा सीधा सवाल यही है कि भारतीय रेलवे की हालत किसी से छुपी नहीं है और ऐसे में बुलेट ट्रेन की बात करना जायज है क्या? अग्रवाल साहब, अगर इस वक्त इंडियन रेलवे के मौजूदा घाटे की बात करें, तकरीबन 20,000 करोड़ के घाटे में है भारतीय रेल। ऐसे में 98,000 करोड़ का ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, इसे कैसे जायज ठहराएंगे आप? क्या हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है इश्यूज को इंडियन रेलवे के पहले? बिल्कुल, जो आपने सुरक्षा की बात की, जो रेलवे क्रॉसिंग को मैन करने की बात की, सेफ्टी मेजर्स को लगाने की बात कही, हाँ। रेल लाइंस को इंप्रूव करने की बात कही, नई लाइंस बिछाने की बात कही, वह सारे जायज हैं और वह प्रायोरिटी है। उनके लिए प्रायोरिटी कैसे करते हैं? आपके पास एक्सपेंडिचर होना चाहिए और वह बजट में, रेलवे बजट में इनकॉर्पोरेटेड है। अगर वो 65,000 करोड़ का वो बजट है। अग्रवाल साहब, बीजेपी की सरकार बने 18-19 महीने हो चुके हैं, आप शायद ये भूल रहे हैं। नहीं, भूल नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि वह सारी प्रायोरिटी बजट में इनकॉर्पोरेटेड है, उनको करेंगे। और अगर वर्तमान स्थिति खराब है अग्रवाल साहब, सवाल तो यही है कि कब करेंगे? नहीं, 25,000 लोगों की जान चली गई, फिर भी रेल हादसे में आपकी सरकार बनने के सवाल बाद करना चाहते हैं समीर जी, 20,000 करोड़ के घाटे में है इंडियन रेलवे और आप बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं। नहीं, वो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यह जो चीजें हैं, इसका बुलेट ट्रेन से सारा सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि यह रेलवे मतलब ये चीजें अपने जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी। समीर जी, ये वाला पैसा बुलेट ट्रेन में नहीं लगाया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वर्तमान स्थिति दयनीय है तो यह 65 साल से कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आए, उन्होंने क्यों नहीं किया? अग्रवाल साहब, लेकिन बीजेपी तो बड़े बड़े वादे करके आई थी ना सत्ता में। वो तो हम कर रहे हैं। 18 महीने में आपने क्या किया? हालात तो जस के तस हैं। आप ये देखिए रेलवे में कितनी चीजें नए कर रहे हैं और उसके लिए आगे रास्ते में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको एफडीआई चाहिए। आपको अगर पैसा चाहिए इन सब काम के लिए तो आप अपनी टर्म्स में तो सारा पैसा ले नहीं सकते ना। हाँ। आज हम कहें कि हमारे जो 15,000 जो रेलवे क्रॉसिंग अनमैन्ड है, उनको क्रॉसिंग लगाने के लिए आज कोई पैसा दे दे, चीन, जापान, अमेरिका, कोई दे देगा क्या? वह तो हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से करना पड़ेगा, वह अपने आर्थिक विकास के थ्रू करना पड़ेगा, हमारे डोमेस्टिक बजट के थ्रू करना पड़ेगा। तो वह उसकी एक लिमिटेशन है, उसके हिसाब से उनको करेंगे। पूनावाला साहब, उसकी प्रायोरिटी को क्या आपको लगता है कि एफडीआई के जरिए पहले जो मौजूदा इंडियन रेलवे है उसकी हालत हम सुधार लेते हैं, उसके बाद बुलेट ट्रेन के बाद बारे में? एफडीआई कौन दे रहा है उसमें? बताए ना, हम किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं। अगर कोई इसके लिए एफडीआई करने के लिए तैयार है और वह इस चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो यह काउंटर नहीं है। आप पूनावाला साहब, ये दोनों चीजें बीजेपी का ये कहना है कि भाई बुलेट ट्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, हमने कर लिया, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन देश में चलाएंगे और उसका फायदा होगा देश के आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। कोई ये नहीं कर रहे। समझ गया मैं आपकी बात। पूनावाला साहब, मुझे बीजेपी, थैंक यू, मुझे हंसी आ रही है मेरे बीजेपी के मित्र की बात सुनकर। अब उनकी बात को हम ले लेते, इस पे आगे चलते। हाँ। ये कहते हैं कि जापान जो है ये पैसा हमें लोन दे रहा है। हाँ। तो मैं बताता हूं बुलेट ट्रेन में वो पार्टनरशिप क्यों नहीं करता है, हमसे लोन क्यों ले रहा है, पहली बात जॉइंट वेंचर क्यों नहीं कर रहा। अब वो कहते हैं निवेश कर रहा है, एफडीआई आ रहा। तो आपके इतने अच्छे ताल्लुकात है जापान से, जो मनमोहन सिंह जी ने चालू किए, लेकिन आज चलो मोदी साहब के ताल्लुकात है, तो वो पैसा, वो निवेश आप इंडियन रेलवेज में कर दीजिए। इंडियन रेलवेज के पास, आपको बता दो क्योंकि आपके पास रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हुए हैं, इंडियन रेलवेज के पास इतनी जमीन है, इसका रियल एस्टेट वैल्यू इतना हाई, उसके अगेंस्ट आप जापान से निवेश करवा दीजिए, वहां पे लोन लीजिए। आज जान जा रही है, आप 10 साल बाद की बात करें बुलेट ट्रेन की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम आप वापस आते हैं बुलेट ट्रेन पर। यह बता दे मुझे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट कब और कहां किया है मोदी साहब ने? सिर्फ कहना, जुमला देना और एक्चुअली पेपर पे होना, यह एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जापान लोन दे रही है और बुलेट ट्रेन इंडिया में बना रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट आज तक साइन नहीं हुआ। मैं आपके चैनल पे कल फिर आ जाऊंगा अगर ये लोग एग्रीमेंट प्रोड्यूस करें। आप बताइए, बुलेट ट्रेन का हो गया साइन, एग्रीमेंट नहीं है? आपने बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट देख लिया? तीसरी उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे हम? नहीं अग्रवाल साहब, नहीं तो इन्होंने बुलेट ट्रेन का जी, अग्रवाल साहब का ये कहना है कि इंडियन रेलवे के इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था अभी, को बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा था, जिसके लिए मिल रहा था उन्होंने ले लिया। नहीं, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, ये कहाँ का है? एग्रीमेंट में ना होना का मतलब है कि नहीं हो रहा है।
इसका मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि ये हो रहा है। कहाँ कह रहे हैं आप? प्लीज ये आप अपने हवाई बातें कर रहे हो। तीसरी बात तो अब उन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये एग्रीमेंट नहीं हुआ हो रहा है नहीं, ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट के क्लॉज आपको पता चल गए। बात पे हाँ एग्रीमेंट हुआ नहीं, एग्रीमेंट के ठीक क्लॉज है, पता चल गए। सुन लीजिए, बात पूरी एग्रीमेंट हो के जाए। क्लॉज जो हो रहे उस पे मैं अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अगर ये एग्रीमेंट के क्लॉज मुझे नहीं पता चले, हाँ। तो आप क्यों पब्लिक डोमेन में सारे टर्म्स लेकर आके उस पर पब्लिक डिबेट नहीं करा रहे? वही तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था। आप क्यों? इसकी वजह यह है कि डिबेट हम तो करवा 37,000 रहे हैं। करोड़ से आज 1 लाख करोड़ इसकी कीमत हो गई है। इसीलिए अब मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो बुलेट ट्रेन है इससे जो है टाइम घटता है तो लोग शहर के बाहर जाते हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। शहर के बाहर लोग कब जाएंगे? शहर के बाहर लोग तब जाएंगे जब आपके पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। जब आप जापान का उदाहरण देते हो, जब आप फ्रांस का उदाहरण देते हो, जब आप जर्मनी का उदाहरण देते हो, क्योंकि इन देशों में मैं घूम चुका हूं। आप बुलेट ट्रेन से उठो, वहां पे आपको फीडर सर्विस मिलती है, फीडर सर्विस से आपको मेट्रो मिलती है, मेट्रो से आप जाते हो आपको टैक्सी मिलती है या कैब मिलती है, आपके घर तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। तब जाके बुलेट ट्रेन इफेक्टिव होता है। आपकी बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ में मुंबई अहमदाबाद की कीमत होगी 7,000 रुपए, 10,000 छोड़ दो। समझ गया वो मैं। प्लेन की कीमत की टिकट है। नहीं, इस सोच से गोपाल जी बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर इस प्रोजेक्शन को डेवलप ने किया। आज तक प्रोजेक्शन को लोगों के सामने रखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है क्या? जो निवेश है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, जो बुलेट ट्रेन आने के बाद भी जरूरी होंगी शायद। नहीं, देखिए गोपाल जी, सॉरी एक बात नहीं, आपको देखिए, बताऊं। हाँ। एक मिनट लड़का साहब, ये बात यह है कि डेवलप होनी चाहिए। देखिए तहसीन साहब जो बात कह रहे हैं वो उससे मैं जुदा बात करना चाहता हूँ। आप अगर आज कोई ये नहीं कह सकता है कि भारतीय रेल डेवलप होने का प्रयास नहीं कर रही है। हाँ। भारतीय रेल अपने सीमित संसाधनों में जिस तरीके से डेवलप हो रही है और जो सेवाएं संभव है वो देने का काम कर रही है, वो अपनी जगह पे पूरे तौर पर कोशिश है उनकी जी। हमें जितना डेवलप हो जाना चाहिए हम उतना नहीं हो पाए हैं। उसके अपने कारण है, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपका विषय जो है वो थोड़ा उससे अलग है। जी जी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देश एक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। हमारे पास में इंजन है, हमारे पास में जो है वो बहुत अच्छे किस्म के बाक्सन वैगन्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन हमको ढोने के लिए सामान नहीं है। क्योंकि कोयला है खदानों में, लेकिन पावर हाउस कह रहे हैं कि हमको कोयला चाहिए नहीं, इसलिए उनको जो पावर सप्लाई करनी है वहां पर जो है उत्पादन नहीं हो रहा है। हाँ। तो देश एक स्लो डाउन की तरफ है। हमें पूरी ताकत लगा करके ये जो स्लो डाउन है इसको ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। अभी जो आपने बात कही कि रेलवे घाटे में जा रही है, रेलवे घाटे में अपने आप थोड़ी जा रही है। हाँ। लोग तैयार हैं, काम करने वाले लोग हैं। हाँ। रेलवे में आप अभी बाहर के लोगों की मरने की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि हर साल 700-800 जो हमारा रेल कर्मचारी है वो अपनी शहादत देने का काम करता है भारतीय रेल के ट्रैक पर। इतनी मतलब विषम परिस्थितियों में लोग अग्निहोत्री साहब, ऐसे में जरूरत किस बात की थी? ऐसा है कि जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है बुलेट ट्रेन की, उसमें मुझको एक ये कहना है कि एक्चुअली 2 किस्म के इकोनॉमिक्स होते हैं जी। एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एडवांटेज गवर्नमेंट को होता है, कंट्री को होता है, और फाइनेंशियल तो किसी लाला जी को होता है। तो ये काम में इकोनॉमिक एडवांटेज बहुत ज्यादा है। आज जो हम कह रहे हैं प्रदूषण की बात, तो बुलेट ट्रेन 0 प्रदूषण करती है, बिजली से चलती है, इसमें एक भी कोयले का पार्टिकल नहीं निकलता, कोई सस्पेंडेड मैटर नहीं निकलता, और इसमें आदमी का टाइम बचता है। जो बुलेट ट्रेन में आदमी चलेगा उस टाइम पर वो हवाई जहाज के मुकाबले काम कर सकेगा, उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस मिलेगी। तो जो इसकी वहां पे बहुत इज्जत है बाहर कंट्रीज में, हाँ। जापान में या यूरोप में, वो इसलिए है कि आदमी के टाइम की बहुत कीमत हो गई है। अगर वो 2 घंटे भी ट्रेन में चल रहा है तो वो बेकार नहीं बैठना चाहता है। और एरोप्लेन में आप बैठेंगे तो आपका सेल फोन भी बंद कर दिया जाता है, तो वो टाइम की वैल्यू भी लगाई जाती है। तो हमने खुद गुणा भाग किया है कि इकोनॉमिक एडवांटेज इसका बहुत ज्यादा है, 14-15% रिटर्न है इकोनॉमिक, और फाइनेंशियल रिटर्न तो नहीं है। ये तो बात सही है। रामचंद्रन जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात में क्या हमें इश्यूज को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत थी? क्योंकि आजादी के बाद सिर्फ 23% रेल लाइनें ही बढ़ी हैं। आज भी हम देखते हैं छठ होता है, दीपावली होती है, होली होती है, तो किस तरह से स्टेशनों पर मारामारी होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। जनरल कोचेस का क्या हाल है वो हम सब देखते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी बुलेट ट्रेन उनकी कहां तक मदद कर पाएगी, क्या होगा?
देखिए मेरे ख्याल में बुलेट ट्रेन बहुत मदद करेगी ये छठ वालों की। खैर वो तो होना नहीं है। हाँ। क्योंकि फिलहाल तो बुलेट ट्रेन का प्लान है कि वो मुंबई से अहमदाबाद नहीं, तो जाएगी। पहले हमें क्या उस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी क्या? नहीं, हमको जरूर हर चीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, पर हमने दिया भी कुछ हद तक। हाँ। पर हम किसी चीज पे अमल नहीं कर पाए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस देश की ये है कि हम प्लान तो बना लेते हैं कि ये हम करेंगे 5 साल में। आप इतने नए लाइन बना देते हैं, इतने नए ट्रेन आप चलाने की कोशिश करते हैं, पर ये सब मटेरियलाइज नहीं होता जी। आखिरकार आप फिर लॉस आपकी बढ़ती जाती है। हम विदोशन के साथ अपना एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि जो पैसा इस देश में आ रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है उसकी भी एक प्राइस आपको देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। आपको 50 साल में रिटर्न करना पड़े या 70 साल में रिटर्न करना पड़े, आखिरकार वो जो लोन लिया है वो दे रहे हैं, मिनिमल परसेंटेज भी हो उसको लौटाना है। हाँ। आप पहले इंडियन रेलवेज की हालत तो देखिए किस स्थिति में है। क्या आप इसको मजबूत कर सकेंगे? क्या जो लाइंस रिप्लेस करनी है, स्ट्रेंथन करनी है, खजाना बढ़ जाएगा? नहीं, आर्थिक विकास की साइकिल चलेगी। हाँ। ये जो आप है ना, देखिए जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा हाँ। कि ये आप इसको अगर जिस सोच से अगर कांग्रेस आज यूपीए सोच रही है तो हम तो देश में कुछ करें ही ना, रोते रहे बैठ के कि हाय हमारे देश में ये हो गया वो। पूनावाला साहब, आप आगे हर भी काम तो में बढ़ना अड़ंगा लगाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कोई ये चीज कह रहे हैं अग्रवाल सोचिए, साहब। कुछ करिए, कुछ लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फॉरेन एफडीआई चाहिए। यासीन भाई जवाब दीजिए। तो सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। अब आप ये तो कांग्रेस कह रहे हैं तो हम तो किसी चीज से खुश अगर नहीं मुझे है। बोलने दे तो बीजेपी के प्रवक्ता जी साहब मुझे बोलने का मौका दे। थैंक यू। आपने बहुत बोला है। चलो हम मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर की बात करते हैं, सिर्फ इस मेट्रो की बात करते, इस बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा वरिष्ठ जो आपके वरिष्ठ पैनलिस्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे चलता है, ये बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये है, अगर ये मुनाफा वाला है रूट, आप क्यों जापान के साथ जॉइंट वेंचर क्यों कर रहे नहीं करते? आप क्यों लोन ले रहे हो जापान से? आपको लोन जब भी चुकाना है, आपको लोन तो चुकाना है इंटरेस्ट के साथ। और अगर आपको लोन लेना है, आप इंडियन रेलवेज के लिए जहां पर लोग मर रहे आज की तारीख में, उसके लिए आप लोन नहीं ले रहे हो। अच्छा, मैं एक चीज, पूनावाला साहब एक प्रश्न है इसमें। ऊपर पूनावाला जी एक प्रश्न है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एक प्रश्न है यहीं करना पे, चाहता हूं, बस एक छोटा सा प्रश्न है। देश में आज मैं आता हूं, आप प्रश्न बाद में पूछे, नहीं, एक बातें सेकंड सुन लीजिए। नहीं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसी पे पूछ रहा हूं। टेक्निकल बातें देश में आज 8 से 9% का रेट ऑफ मैं आ रहा इंटरेस्ट। हूं, आप पूछ ले बाद में। दूसरी चीज, वो तो बात होगी अग्रवाल साहब की 0.5% पर ये हाँ, तो लोन ये मिल जो रहा है। फर्क है यही तो प्रॉफिट है। हाँ। आपके कैपिटल आ रहा है 0.5% ठीक पे, है, ठीक है। और यहाँ पे 9 से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये बातें मैं बोल चुका हूं। जवाब देता हूं मैं, बोलिए समीर साहब, इसका जवाब देता हूं। हाँ, इसका जवाब मैं संक्षेप में दूंगा। जापान आज दुनिया का एक लौटा देश है जहां पर पैसा ही निवेश करने के लिए जगह नहीं है। अगर आप जापान में इंडिविजुअली जाओ, बैंक में वो एफडी करना उसको गलत समझते हैं, आज इसको डिस्करेज कर रहे हैं। जापान में डिफ्लेशन चल रहा है, आपके सारे वरिष्ठ लोग हैं, तो जापान पैसा दे रहा है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ सवाल कैपिटल अलग है, ट्रांसफर भी हो जापान रहा है। क्यों जॉइंट वेंचर नहीं करता, उसमें मुनाफा क्यों नहीं कमाता? और इसका जवाब यह है कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में मुनाफा नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए में मुनाफा नहीं हो सकता। 1 लाख करोड़ रुपए में आपकी टिकट की कीमत है 10,000 रुपए। आपका ट्रेन चलेगा 300 किलोमीटर पर, प्लेन चलता है 3,000 का टारगेट है, 3,000 रुपए की टिकट का टारगेट है। वो मुकाबला जायज मुकाबला नहीं है। आपको बता दूं, आज अमेरिका में प्लेन के अंदर वाईफाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप उस पर किस कॉस्ट पे अवेलेबल है? ट्रैवल करते समय इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ जाए। तो आपका कंपैरिजन गलत है। तीसरी चीज ये है कि आपके पास फीडर सर्विस नहीं है, आपके पास बाकी सर्विस नहीं है कि इसका इकोनॉमिक आपको बेनिफिट मिले। और सबसे अहम बात यह है कि जो मनमोहन सिंह जी ने एनविसाज किया था फ्राइट कॉरिडोर जिसकी वजह से गुड्स जल्दी आपके गुड्स जो है वो उसको आप सवार कर सकते हो रेलवेज के माध्यम से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आके अग्रीमेंट पे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट में आज तक नहीं हुआ है। अब मेरे दोस्त कहते कि अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है।
अग्रीमेंट हुआ नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो लोग जापान में, जो लोग आज इंजीनियरिंग कॉलेज में है, रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको आप 100% लोगे, क्योंकि अग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है आपके मुताबिक। और अग्रीमेंट हुआ है तो आप अग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखते हो? तो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मुद्दे की बात यह है 1 लाख करोड़ में यह प्रोजेक्ट नॉट वायबल है, यह प्रोजेक्ट नुकसानदारी है। अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए है, आप आपके हेल्थ केयर बढ़ाइए, आपके रेलवेज को सुधारिए और लोगों की जिंदगी इस वक्त बचाइए। लोग रेलवेज में, लोगों को डॉक्टर नहीं मिलता, एम्बुलेंस रेलवेज के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती, सफाई नहीं है, उसको जो प्रायोरिटी बात का जुमला दे रहे हो लोगों को। और 10 साल बाद मोदी साहब का जुमला था। हाँ तहसीम साहब, आज आवश्यकता है तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। सपने देखने चाहिए, हम सपने देखने के खिलाफ नहीं है। आपके हिसाब से अगर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेट रेलवे में होना है तो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की थी? इस बात की थी कि नई पटरियां डाली जाती, हाँ। नए कोचेज की व्यवस्था होती, नए लोको लाए जाते, टेक्नोलॉजी में और सुधार किया जाता। जो 2.40 करोड़ रुपए की आज हमारी भारतीय रेल को जो है वो पैसेंजर ट्रेवल करता है, हाँ। वो आगे बढ़कर के 4 करोड़ होता, तो वो 4 करोड़ कॉमन लोगों की बात होती। हमारी भी शिकायत यह है कि सरकार जो है वो हमेशा बड़े लोगों के बारे में सोचती है और जो सपने देखती है बड़े लोगों के लिए देखती है। जो कॉमन मैन है, जिसके लिए कि रेलवे ही एक सपना है या उदाहरण है, उसके परिवहन का एक साधन है, हम समझते हैं कि उसके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और वहां पर लोगों की सुविधा देने की आवश्यकता है। और ये जो शोशेबाजी है इसको बंद करके ये काम करना चाहिए, वही ज्यादा सबसे अच्छा है। रामचंद्रन जी, 1 रुपया कमाने के लिए 98 पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है, ये हालत हो गई, जबकि 88.5 का लक्ष्य रखा गया था। और लालू यादव के जमाने की हम बात करें, ये काफी कम हो गया था। आज जो हालत है, 20,000 करोड़ के घाटे में है रेलवे, तो क्या हमें और मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी? देखिए समीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है, लालू साहब को आपको कोई क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्हीं के टाइम पे रेलवेज में कुछ प्रॉफिट हुआ, हाँ। नहीं तो पेरिनियरली रेलवेज लॉस में ही चल रहा है। कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि रेलवेज लॉस में चल रहा है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं जिससे कि सुविधा बढ़ाई जाए और लोगों को तकलीफ ना हो। रेलवेज में हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इनकी टॉयलेट फैसिलिटीज इतनी खराब है कि आधे लोग तो टॉयलेट यूज ही नहीं कर सकते। खैर, मैं अब उस पर ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, बट आखिरकार मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे जब आप कहते हैं, रेलवेज को जानते हैं आप अच्छी तरह, आप खुद ही कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए, नए लाइंस डालिए, उनको मजबूत करिए, और बाकी जो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं आएगी तो पूरा सिस्टम को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ये आउटडेटेड हो गई है जी। मैल फंक्शनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में हो रही है, उसके वजह से भी आपकी एक्सीडेंट्स बढ़ रही है रेलवेज में। हमारा रेलवेज कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर ये सुविधा ना हो तो मेरे ख्याल में गरीब लोग एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकते। अपने गांव से दूसरे गांव जाना भी कोई आसान काम तो नहीं है इस देश में। तो बेसिक फैसिलिटीज हम सबका मानना है कि गरीब लोगों के लिए है। अगर आप उस तरफ अपना तवज्जो नहीं दे सकते तो ये बुलेट ट्रेन लाना वगैरह ये सब। अग्रवाल साहब, जवाब दीजिए इस बात का। 70% लोग इस देश के गांवों में रहते हैं, गरीबों की क्या हालत है, किस तरह से वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बावजूद भी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बिजनेसमैन बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे, उन पर आपका ध्यान है। ऐसे में जब विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि भाई आप अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, तो फिर कैसे उसका जवाब देंगे आप, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि जो भी प्रायोरिटी यहाँ पे आपने लिस्ट की है वह सब जरूरी है, और उसके लिए सरकार ने जो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बजट भी बनाया। आपने खुद ही कहा कि 65,000 करोड़ का बजट है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या वो 65,000 करोड़ को उन सुविधाओं को अपग्रेड करने में लगाने की बजाय क्या उससे बुलेट ट्रेन बना रहे? नहीं, वो 65,000 करोड़ जो देश की अपनी रिसोर्सेज है, जो अपनी क्षमता है, उनसे उन्हीं चीजों को अपग्रेड करेंगे। उसमें सेफ्टी भी करेंगे, उसमें रेलवे लाइन भी ठीक करेंगे, उसमें सुविधाओं को भी अपग्रेड करेंगे। वह 65,000 करोड़ का जो बजट है, जो उसमें भी आप कह रहे हो कि 20,000 करोड़ का लॉस है, तो उस सबको भी लेके उन चीजों को वही करेंगे। यह जो प्रोजेक्ट है इसका उसके साथ डायवर्जन नहीं है, उस फंड का इसमें डायवर्जन नहीं है, या अलग से है। या 1 लाख करोड़ जापान इन्वेस्ट कर रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया था
कि हमारे यहाँ से एवरेज 9 से 10% से लेकर 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या पैसा हमें 0.5% पे मिल रहा है, यानी हमें 13 से 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैपिटल ट्रांसफर में फायदा हो रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है वैसे कैपिटल ट्रांसफर होता है। इससे देश की आर्थिक देश के आम आदमी को, देश के गरीब आदमी को, जो कि स्लीपर क्लास में चलता है, जनरल कोच में चलता है, उसको कैसे समझाएंगे मुनाफा? नहीं समझाना क्या, आम आदमी को रोजगार, वो तो रोज दिक्कतें झेल रहा है ना। नौकरी चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे उसको रोजगार मिल सके, उसको यह सारी सुविधाएं इन चीजों में निहित है, यह काउंटर नहीं है। आप तो बार बार कहना चाह रहे हैं कि देश की रेलवे को फायदा नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो दोनों बेच दिया देश में। कहाँ पे बेच दिया? जिसके बेच दिया, जो जिसके पास, सुनिए ना मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए अग्रवाल साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस देश में जिसके पास पैसा होगा सिर्फ वही पढ़ सकता है। जिसके पास में इस देश में कांग्रेस जिसके पास कांग्रेस का हो या बीजेपी को, हम इस पर नहीं याद नहीं कर सकते ना। इस देश में एक ऐसी राजनीति लाई गई कि जिसने इस देश में शिक्षा को जो है वो व्यवसायीकरण कर दिया, जिसने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण कर दिया, अब रेलवे का भी आप व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। रेलवे का व्यवसाय, देश में गरीब लोगों के लिए भारतीय रेल है, उसके बारे में सोचिए। मेरी आपसे विनती है, ये गरीबों की रेल है, आप इसके बारे में सोचिए। ये अमीरों के बारे में सोचने से ये देश नहीं चलने वाला। अमीरों के बारे में सोचना या गरीबों के बारे में सोचना, इस बात से नहीं। अगर आप देश में रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, देश की आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, कौन सा रोजगार आप क्रिएट कर रहे हैं? आपने कहा कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे। इन 2 सालों के अंदर पहले तो लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार थी। आपने भी सपने दिखाए थे, उन सपनों को लोगों ने हाथों हाथ लिया कि हाँ इस देश में बहुत रोजगार आ जाएगा, लोगों को मिल जाएगा। जब से आपकी सरकार बनी है, आंकड़े बता दीजिए, रोजगार के अवसर बढ़े नहीं है, रोजगार के अवसर। अग्रवाल साहब ये बात तो मानेंगे, लोगों की जान जा रही है। 25,000 लोगों का एक साल में रेल हादसों में मरना कोई छोटी बात नहीं है, इसको आप कैसे नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं नकार रहे हम। उसके बावजूद भी जो हमारा सुरक्षा बजट है वो पूरे बजट का 3% है, 2200 करोड़ रुपए, और हम यहां बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बुलेट ट्रेन। समझ नहीं, ये जो कर्जा चाहे 0.5% पे आए या 0.05% पे आए, कर्जा हमारे देश, अग्रवाल साहब कर्जा हमेशा कर्जा है। सुनिए ना, 4 बार, एक मिनट मेरी बात सुनिए। 4 बार प्रिंसिपल पे ये सरकार नहीं चल सकती। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, वो सिद्धांत लेकर के मत चलिए। आपको कोई काम करना है, कोई वो अगर धर्मादा काम करने वाले होते, कहते हैं हाँ ठीक भाई, हम आते हैं पैसा लगाते हैं, ठीक है। आपको 0.5% पे कर्जा मिले या 0.05% पे कर्जा मिले, कर्जा कर्जा बिल्कुल। तहसीन साहब, वो आपको करना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं एक चीज कह दूं अग्रवाल साहब, तहसीन अगर जो एक्सपेंडिचर है, मैं सिर्फ एक ही वो अलग से है। बीजेपी के प्रवक्ता से, हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दे, अगर जापान इतना ही उत्सुक है निवेश करने में, वो क्यों नहीं खुद इन्वेस्ट करता? आप आपकी जमीन दीजिए, आप जॉइंट वेंचर क्यों नहीं करते? आपके पास जमीन है, उनको इन्वेस्ट करने दीजिए और मुनाफा कमाने दीजिए, और उस मुनाफे से आप हिस्सा लीजिए। आप कर्जा क्यों ले रहे हो? क्योंकि जापान ने मना कर दिया है, हमें लग रहा है मुनाफा हमें मिलेगा, हम जापान को क्यों देंगे मुनाफा? मनमोहन सिंह जी के समय ये, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। नहीं, मुनाफा जापान को दे मनमोहन सिंह जी के अगर वो एग्रीमेंट ऐसा कर लेते। अब ये हो गया कर्जा। थोड़े गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को देखिए, वो कितने पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक है। वो कह रहे हैं मुनाफा होगा, खजाने में इतना पैसा आएगा। कहां से होगा? और अगर हम ये एग्रीमेंट ऐसा कर लेते कि उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन कर देते, क्यों नहीं करते जापान के साथ? अगर ये करते तब भी आप कहते। आपको तो हर चीज पे शिकायत नजर आ रही है, कोई भी काम करने नहीं देना, न पार्लियामेंट चलने देना, न रेलवे चलने देना, न जीएसटी आने देना। उसके जवाब हर चीज में आपको केवल एक चीज दिख रही है कि हमारे जो नेता है उनको कैसे बचाया जाए। भ्रष्टाचार आपने किया, देश का खजाना आपने खाली कर दिया। मतलब अरे अग्रवाल साहब, जो बुलेट ट्रेन से मुनाफा होगा उसे लगाएंगे आप इंडियन रेलवे में, हालत सुधारेंगे। देश में आर्थिक प्रगति की राह पे हम बढ़ रहे हैं और देश को आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। नौकरी दी क्या आपने? 15 लाख रुपए कहाँ है मेरे? 15 लाख रुपए कहाँ है मेरे, वो बताइए। जो आपने विदेशी बैंकों में जमा कर रखे हैं, जुमले देना है, मैं जुमले में भी दे सकता हूँ। ये एक अच्छा शो है, ये एक
अभी तो नेशनल हेराल्ड से पता चलेगा कहाँ है आपके पैसे। जुमले पर बात करना बंद कीजिए। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? आपने 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था कि नहीं? ये 2000 करोड़ जो आपने लिए हैं, ये 2000 करोड़ नेशनल हेराल्ड के खा गए हैं, इससे पता चलेगा। जुमले हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। रामचंद्रन जी, आखिरी कमेंट आपसे। अभी जो मौजूदा हालात है, एक घंटे ये पूरी बहस हो गई, लबोलुआब क्या निकलता है आपके हिसाब से, और क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है? देखिए, बड़ा सिंपल सा मसला है जी। 18 महीने आपको सरकार में हो गया बीजेपी एनडीए सरकार को। हाँ। जब बीजेपी एनडीए बाहर थी सरकार से और यूपीए की सरकार थी, तो 2013 और 2014 के बजट में भी आपने जरूर कर दिखाया कि हम इसको चलने नहीं देंगे पार्लियामेंट जी। सिर्फ आपकी मजबूरी थी कि आपने बजट पास करवाया, उसके बाद जनरल इलेक्शंस आ गए। ये मत भूलिए कि कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि हमने ये एग्जाम्पल सिर्फ बीजेपी से लिया। बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी डिमांड्स आप नहीं मानोगे तो हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। इस बार भी जरूर कांग्रेस ने ये पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और ये जरूर कहा उन्होंने, पर जीएसटी को अगर आप हमारी डिमांड्स मांगे, जो 3 डिमांड्स हमने रखी हैं, जिसके ऊपर एक्सपर्ट कमेटी ने अपना जवाब दिया, जी। तीनों डिमांड एक्सेप्ट की हैं। उन्होंने कहा ये अगर वापस हमारे पास लेके आते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इसको हम समर्थन देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने कुछ गलती की तो कांग्रेस को वही गलती करना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए इस बहस को मुझे यहीं पर खत्म करना होगा। शिव गोपाल मिश्रा जी, आपका भी और हमारे तमाम खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बहस का भी लबोलुआब यही निकल रहा है कि भारतीय रेलवे की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल में है। उस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अगर हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा ध्यान हम भारतीय रेलवे की तरफ भी